नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस, नए-नए जजमेंट्स के ऊपर आधारित नए-नए वीडियोस हमें बनाने का मौका मिलता रहे और हम आपके समक्ष और भी ज़्यादा अच्छे बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज टॉपिक है एक नई जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके ऊपर हम गौर करेंगे। और ये अगर ये डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल और डेब्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के ऊपर आई है ये, और यहाँ पे डिविजनल बेंच ने यहाँ पे सिंगल जज थे, माननीय सिंगल जज थे, उन्होंने डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल और डेब्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया था। लेकिन जो डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर जो हाई कोर्ट थी, उन्होंने सिंगल जज के जो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वापस सिंगल जज के जो ऑर्डर था उनको रिस्टोर कर दिया था। कहा था कि जो ऑर्डर है डिविजनल बेंच का वो सेक्शन 13(8)A का जो डेब्ट सरफेसी एक्ट का जो सेक्शन 13(8) होता है उसके अगेंस्ट है, कॉन्ट्रेरी है। इसलिए डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डेब्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल के जो ऑर्डर्स हैं वो मेंटेनेबल नहीं है। और चूंकि जो सिंगल जज थे उन्होंने सही करेक्ट ऑर्डर दिया था। तो डिटेल्स में जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे सरफेसी एक्ट जो है, जिसे हम कहते हैं SARFESI एक्ट, जो बनाया है 2002 में। इसके सेक्शन 13 जो है वो क्या कहता है, 13(4) क्या कहता है, इस पूरा एक्ट का नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट। इसे हम SARFESI एक्ट भी कहते हैं 2002 का। इसका सेक्शन 13(4) क्या कहता है, पहले उसको एक बार हम समझ लेते हैं ताकि हमें जजमेंट समझने में आसानी होगी। इस सेक्शन को देखते हैं कि आप इसमें इस सेक्शन 13(4) क्या कहता है कि अगर कोई बोरोवर के, जैसे मान लीजिए कोई बैंक से कोई लोन लेता है, अगर कोई बोरोवर अपना लोन नहीं दे सकता है स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो होंगे, जो कि बैंक होंगे, वो कोई भी मेजर्स हैं वो ले सकते हैं अपने जिसको कर्ज दिया हुआ है, वो ये सारे मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसा कि पहला मेथड है कि पोजेशन, जैसे मान लीजिए किसी ने बोरोवर ने लोन लिया है और अपना कोई मकान या कोई दुकान या कोई एसेट्स हैं वो दे रखे हैं, तो इस ऐसे केस में अगर जो कर्जा है वो बैंक हो या सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा, वो अपना लोन लेने के लिए उस आदमी की जो मॉर्टगेज करा रखा है उसकी पोजेशन ले सकता है, और उस पोजेशन के साथ साथ उसका जो भी राइट्स होंगे वो ट्रांसफर भी कर सकता है बाय लीज करके या असाइनमेंट करके या सेल करके, तो ताकि उसका जो भी पैसा है वो रिकवर कर सके। और या फिर मैनेजमेंट, अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो मैनेजमेंट जो होगा उसका भी ट्रांसफर कर सकता है लीज के द्वारा, असाइनमेंट करके या सेल करके, ताकि जो भी सिक्योर्ड एसेट का जो रियलाइजेशन है वो लिया जा सके। तो ये तो सेक्शन 13(4) कहता है। अब सेक्शन 13(8) को भी हम देख लेते हैं, बड़ी थोड़ी सी मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में उसमें ये कहा है कि अगर जिसका कोई पोजेशन लेता है, अगर अमाउंट जो भी ड्यू होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर का, अगर कोई वो जो बोरोवर है नोटिस पब्लिक नोटिस जो भी, अगर वो मॉर्टगेज मतलब जो भी ऑप्शन कर रहे हैं, जब बेच रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं, अगर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस से पहले अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं को अगर बोरोवर पैसा जो भी है वो जितना भी बनता है वो सब दे देते हैं, तो ऐसे केस में सिक्योर्ड क्रेडिट एसेट्स होंगे वो ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे या बाय द बेस ऑफ लीज, असाइनमेंट और बाय सेलिंग करके। तो ऐसे में ये बताया कि अगर अमाउंट जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर को विद कॉस्ट, चार्जेस और एक्सपेंसेस जो भी है बनता है उसका, वो सारा वो अगर दे देते हैं नोटिस, मान लीजिए एक बार नोटिस हो गया तो फिर नहीं मेंटेनेबल होगा। लेकिन अगर बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस है, अगर वो कोई ऑप्शन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बैंक है वो ऑप्शन कर रहा है, सारा जो भी खर्चा हुआ है, जो भी लोन हुआ है, जो भी इंटरेस्ट बन रहा है, उससे पहले अगर सारा पैसा दे दिया जाता है तो वो उसको सारा जो भी चार्जेस बनते हैं सब दे दिया जाता है बिफोर पब्लिकेशन ऑफ नोटिस से पहले, तो फिर ऐसे में सिक्योर्ड एसेट्स होंगे उसको ट्रांसफर या फिर लीज द्वारा या असाइनमेंट करके नहीं दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 13(8) कहता है। आगे हम थोड़ा सा
थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एक बार सेक्शन 17 को भी देख लेते हैं। सेक्शन 17 क्या होता है? देखिए, अब बॉरोवर के पास भी राइट होता है, बॉरोवर के पास भी राइट होता है, वो सेक्शन 17 के अंदर डिफाइंड है। वो थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। उसका क्या होता है कि एप्लीकेशन अगेंस्ट द मयर्स टू रिकवर सिक्योर्ड डेब्ट्स। इसमें यही बताया है कि अगर कोई पर्सन एग्रीवीड है उस सेक्शन 13 सब पार्ट 4 के अंदर, तो मान लीजिए उस बैंक ने या सिक्योर्ड क्रेडिटर ने कोई उसका पोजेशन ले लिया है, अब उससे कोई एग्रीवीड होता है बॉरोवर, तो वो अपना जो है डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, जिसे DRT कहते हैं, वहां एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर। यहाँ साफ लिखा 45 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट, जो मान लीजिए उसने कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर ने कोई पोजेशन ले लिया है, तो उस 45 डेज के अंदर ही उससे एग्रीड है तो वो DRT में जा सकते हैं और एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हम अब इसके बाद हम जजमेंट पे आते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक्स थे ताकि समझने में आसानी हो। इसमें यही था कि डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, मतलब जो डिविजनल बेंच ने स्पेशल अपील थी और उसको अलाउड कर दिया था, और इसमें जो डिविजनल बेंच ने हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी जो अपील फाइल की थी, जो रिस्पोंडेंट है यहाँ पे, और जो सिंगल जज के जो ऑर्डर को क्वैश कर दिया था, जो कि सिंगल जज का जो ऑर्डर था वो 12/1/2017 का था, और डेप्ट जो डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर था 20 सितंबर 2017 का था। ये ऑर्डर में उन्होंने सिंगल जज के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, क्वैश कर दिया था, और कहा था रिस्पोंडेंट को, जो बॉरोवर थे, उन्होंने कहा कि फर्दर 17 लाख रुपए आप बैंक को दे दीजिए। वो बैंक जो होगा वो आपकी प्रॉपर्टी है, पोजेशन है, वो विद टाइटल डीड रेजिडेंशियल हाउस है, वो जो होगा वो आपको बैंक वापस कर देगा अगर बॉरोवर है 17 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं। और हाई कोर्ट ने फिर फर्दर डायरेक्शन दी थी कि जो एसए एप्लीकेशन थी, जो सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन थी, जो फाइल की थी बॉरोवर ने बिफोर द लर्न डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में, उसको रिस्टोर कर दिया गया और उस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए मेरिट्स पे। और इसलिए फिर अब उस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो बैंक जो एग्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अपील डाली थी। अब उस फैक्ट्स पे आते हैं। फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि बैंक ने एक लोन दिया था, जो अपीलेंट बैंक ने रिस्पोंडेंट को 1 करोड़ का लोन दिया था, और उसमें कैश क्रेडिट लिमिट थी 95 लाख की रिस्पोंडेंट बॉरोवर को। और इसमें उसके लोन के अगेंस्ट में जो बॉरोवर थे उन्होंने 2 मॉर्टगेज की थी प्रॉपर्टीज को। एक इंडस्ट्रियल प्लॉट था जो भी लोकेशन था, और एक रेजिडेंशियल हाउस था, जो भी उन्होंने डिटेल्स बता रहे हैं सो एंड सो। तो अब बॉरोवर ने मतलब जो लोन लिया था उसको नहीं पे कर पाए थे, तो और जो एज पर जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, तो फिर और बॉरोवर जो थे वो NPA बन गए थे 30 अक्टूबर 2012 को। अब फर्दर क्या हुआ कि अब इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक थे, उन्होंने सेक्शन 13(2) के अंदर एक एप्लीकेशन जो नोटिस इशू किया और जिसे कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एक्ट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, जो हमने अभी डिस्कस किया, उसे सरफेसी एक्ट भी कहते हैं। और 17 जनवरी 2013 को सर्व हुआ बॉरोवर को, और कहा कि 1,85,37,218 रुपए 80 पैसे ये अमाउंट का था, ये अमाउंट की उन्होंने क्लेम किया। और बैंक ने फिर सिंबॉलिक पोजेशन भी ले लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल हाउस को, और नोटिस मतलब सिंबॉलिक पोजेशन लेने के लिए एक नोटिस इशू किया सेक्शन 13(4), जो हमने अभी ये डिस्कस कर लिया है, और एप्लीकेशन मूव भी की सेक्शन 14 सरफेसी एक्ट के अंदर, जो कि अलाउड हो गई 8/11/2013 को। और पुलिस की असिस्टेंस से बैंक ने पोजेशन ले लिया रेजिडेंशियल हाउस का, और एक जो कि एक मॉर्टगेज एक प्रॉपर्टी थी जो कि बॉरोवर ने दी थी 20/11/2013 को। तो बॉरोवर की वो मॉर्टगेज की प्रॉपर्टी ले ली। फिर बैंक ने एक नोटिस इशू किया, पब्लिक ऑक्शन के लिए नोटिस इशू किया कि रेजिडेंशियल हाउस जो है 16/12/2013 का जो रेजिडेंशियल हाउस को बेचने का जो है नोटिस निकाला बैंक में, और फिर उसमें रिजर्व प्राइस रखी उस हाउस की 48,65,000 रुपए कि उस मकान को बेचा जाएगा। और फिर उसमें जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब था, वो जो रूल 8 एंड रूल 9 ऑफ सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट रूल्स थे 2002 के अंदर के जो प्रोसीजर्स थे, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सेलिंग का ऑप्शन किया। ऑप्शन नोटिस किया गया 20 जनवरी 2014 को, ये ऑप्शन नोटिस किया। बॉरोवर ने चैलेंज किया उनके नोटिस को,
और सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन एसए जिसे अभी बताया गया था वो फाइल कर दी अंडर सेक्शन 17 और सरफेसी एक्ट। डीआरटी जो जयपुर थे उनकी जो कोर्ट थी डेप्ट कंपनी जो ट्राइब्यूनल था वहां पर फाइल कर दी और इंटरिम ऑर्डर जो था वो पास हुआ डीआरटी का और कहा कि बॉरोवर अगर डिपॉजिट कर देते हैं 20 लाख रुपया 20 जनवरी 2014 का जो नोटिस निकाला था उससे 12 बजे से पहले निकाल देते हैं और बैंक एक्सेप्ट कर देगा बिड्स को लेकिन फाइनलाइज नहीं करेगा, कंफर्म नहीं करेगा सेल को। अगर बॉरोवर जो हैं वो फर्दर डिफॉल्ट करते हैं मतलब डिफॉल्ट करते हैं जो बैलेंस अमाउंट 28 लाख का मीन्स पहले 20 लाख डिपॉजिट करना होगा और 12 बजे तक जो है जब ऑक्शन जो हुई है 20 जनवरी 2014 की उसमें 12 बजे तक अगर मतलब डिपॉजिट कर देते हैं तब बैंक जो है वो उसको प्रॉपर्टी को जो है फाइनलाइज नहीं करेगा। और अगर बात होता है कि अगर रिमेनिंग जो बैलेंस है 28 लाख का 65,000 का अगर वो दे देते हैं 27 जनवरी 2014 को फिर उसमें क्या होगा कि बैंक जो है डिलीवर कर देंगे पोजेशन को और जो कि ओरिजिनल टाइटल डीड है उनको वापस जो सिक्योर्ड एसेट है उनको वापस बॉरोवर को दे दिया जाएगा। और साथ में ये कह दिया कि ये डिस्प्यूट नहीं था कि बॉरोवर ने डिपॉजिट कर दिए, ये भी डिस्प्यूट नहीं था। मींस 20 लाख रुपए पहले दे दिए और 28 लाख रुपया 65,000 रुपया बाद में दे दिया, तो ये बॉरोवर ने डिपॉजिट कर दिया था 48 लाख रुपया 65,000 रुपया बैंक के पास। आगे फिर देखिए क्या हुआ, आगे यह हुआ कि उस ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज किया बैंक ने और अपील फाइल की डीआरएटी के सामने और जिसे डेब्ट रिकवरी अपीलेंट ट्रिब्यूनल कहते हैं वहां पर फाइल की। और यहाँ पे केस ये था कि बैंक ने कहा कि हमने एक पब्लिक नोटिस ऑक्शन इश्यू की थी और हमें 71 लाख तक की बिड्स मिली थी और अमाउंट जो है बॉरोवर के पास वो 2 करोड़ तक का हो चुका है, अबव 2 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। अगर बॉरोवर जो है अगर इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तो उसे जो बॉरोवर को अपनी जो है पूरी लायबिलिटी से तब भी डिस्चार्ज नहीं हो सकते बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ ₹48 लाख 65,000 जो कि डीआरटी ने ऑर्डर दे रखा है क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। मतलब जो भी प्रॉपर्टी की कीमत नहीं जो लायबिलिटी है वो 2 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है और जो बैंक के पास जो ऑक्शन की जो बिड्स आई थी वो 71 लाख तक की आई थी। सिर्फ 48 लाख 65,000 रुपया दे देने से सारी लायबिलिटी नहीं बनती है, मतलब खत्म नहीं हो जाती है। तो इस साथ में ये कहा कि बैंक ये भी केस बनाया अपीलेंट ने कि ऑर्डर जो पास किया गया है डीआरटी का 17 जनवरी 2014 का जो कि एक वायलेशन है सेक्शन 13 सब पार्ट 8 का एक वायलेशन है। तो इस साथ में ये बताया कि बैंक ने साथ में बताया कि बैंक में नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन रिलीजिंग द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड दैट कि अगर बॉरोवर बैंक को कोई आपत्ति नहीं है कि अगर वो जो है बॉरोवर जो है रिमेन जो अमाउंट है 71 लाख रुपीस का दे दे जो कि एक हाईएस्ट बिड थी वो बैंक के पास थी। और फिर साथ में ये भी बताया कि 71 लाख देने के बाद भी वो पूरी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो सकते, एंटायर लायबिलिटी जो की है नहीं डिस्चार्ज सकते क्योंकि बॉरोवर जो है 71 लाख देने होंगे। साथ में बायर मे नॉट बी फाइंड डिफिकल्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो 71 लाख रुपीस तक देने होंगे। बैंक अगर डिफिकल्टी बैंक को नहीं होगी अगर वो 71 लाख तक की वो जो बिड है वो डिपॉजिट कर देते हैं। और फिर लेकिन डीआरएटी ने डिसमिस कर दी अपील को और कहा कि रिजर्व प्राइस तो 48 लाख की थी और जो कि बॉरोवर ने डिपॉजिट कर दी है और जो बिड्स रेंज हो रही है 71 लाख रुपए 50,000 से लेकर 71 लाख तक की हो रही है, 61 लाख 50,000 से लेकर 71 लाख तक की हो रही है। तो अर्लेस जो बिडर्स थे उन्होंने भी वो फेल्ड हो गए थे डिपॉजिट करने को अर्नेस्ट मनी को जब बॉरोवर ने जबकि परचेज ही कर लिया इस प्रॉपर्टी को is ready to purchase the said property for 71 lakhs. No fault can be found by the DRT. DRT के ऑर्डर में कोई एरर नहीं आई है। उस ऑर्डर को फिर बैंक ने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हाई कोर्ट में के पास गए और लर्नड सिंगल जज ने हाई कोर्ट के जो लर्नड सिंगल जज थे उन्होंने डीआरएटी के जो और जजमेंट थी 12/1/2017 को जो कि मतलब सेट असाइड कर दिया, यहाँ लिखा सेट असाइड कर दिया। कहा कि जो ऑर्डर्स थे वो कॉन्ट्रावेंशन थे, सेक्शन 13(8) के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में गए थे। तो फिर बाद में आगे बताया डिविजनल बेंच फिर उसके ऑर्डर के ऊपर पार्ट जो मतलब रिस्पोंडेंट थे उन्होंने अपील फाइल की। तो डिविजनल बेंच ने
अलाउ कर दी अपील को और सिंगल जज के ऑर्डर को क्वैश कर दिया और कहा कि सिंगल जज डायरेक्टेड बैंक को डायरेक्शन दी कि प्रोसिक्यूट जो प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल हाउस है और जो कि रेजिडेंशियल हाउस है बॉर्डर को दे दिया जाए अगर एक फर्दर सम 17 लाख रुपए वो बॉर्डर डिपॉजिट कर देते हैं और लिखा है कि एंड हैंड ओवर द पोजेशन विद द टाइटल डीड के साथ बॉर्डर को दे दिया जाए। अब उससे आगे होकर डिसैटिस्फाइड हो गए, मतलब फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे कंटेंशंस रखी। हम फाइनली अब इस पे जाते हैं, उसमें क्या था, दोनों की कंटेंशंस थी, उस फाइनली हम सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अब इसमें कंटेंशन में जाते हैं। आपको मतलब कंटेंशन को देखते हुए हम सुप्रीम कोर्ट माननीय कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी और उसमें चलते हैं। अब यहाँ पे ये बताया कि जो इम्पिंच जजमेंट ऑर्डर पास किया था हाई कोर्ट का, वहां से लगता है कि डिविजनल बेंच ने हाई कोर्ट ने को जो ऑर्डर ने कंसीडर की थी मार्केट वैल्यू, मतलब यहाँ उन्होंने ये सोच के मतलब ऑर्डर दिया कि जो मार्केट वैल्यू है मॉर्टगेज की प्रॉपर्टी की 71 लाख है, जबकि डीआरटी ने जब इंटरिम रिलीफ ग्रांट की थी बॉर्डर को, जो कि सब्जेक्ट मैटर था डीआरटी के पास भी और सब्जेक्ट मैटर था सिंगल जज के पास भी और फिर वो सब्जेक्ट मैटर बना डिविजनल बेंच के पास भी, और डायरेक्शंस दी कि पोजेशन ऑफ जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी थी वो जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी बॉर्डर को दे दी जाए ऑन पेमेंट ऑफ 48 लाख रुपीस की, विच वाज जो कि रिजर्व प्राइस थी, बेस प्राइस थी। लेकिन जो पोजेशन थी वो ऑलरेडी वो टेकन ओवर ले ली बाय दी बैंक अंडर सरफेसी एक्ट के अंदर, और फिर बाद में फॉलोइंग प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड हुई सेक्शन 13 के अंदर, और मॉर्टगेज प्रॉपर्टी थी वो ऑप्शन में दी गई और बॉर्डर ने प्रेफर किया, एक अपील भी मतलब एप्लीकेशन फाइल की डीआरटी के सामने सेक्शन 13 के अंदर, और आगे बताया कि सेट अपील कैन टेक्निकली पेंडिंग कैन बी सेट टू बी पेंडिंग जब ऑर्डर आया 17 जनवरी 2014 का डीआरटी का, जब इसके इंटरिम ऑर्डर था, और फिर ऑक्शन प्रोसीडिंग्स जो थी सेक्शन 13 के अंदर मतलब इनिशिएट कर दी और बैंक ने पोजीशन ले लिया अंडर सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट के अंदर। सेक्शन 13(8) के अंदर जो सिक्योर्ड एसेट थे नहीं बेचे जा सकते, ट्रांसफर किए जा सकते, जकर अमाउंट जो ड्यूज है बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर विद ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस जो भी बनते हैं वो अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर एट एनी टाइम बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया सेक्शन 13 के अंदर, अगर बिफोर सेक्शन मतलब पब्लिकेशन से पहले जितने भी सिक्योर कॉस्ट हैं, चार्जेस हैं और एक्सपेंसेस हैं अगर वो दे देता है बॉर्डर, तो फिर ऐसे में आगे प्रोसीड्स नहीं किया जाएगा। और जो लीज है, और फिर आगे बताया कि इस केस में भी प्रेजेंट केस में केस 7 जनवरी 2013 को ड्यूज थे 1,85,37,37,218, जो सिक्योर्ड प्रॉपर्टी जो सोल्ड इन ऑप्शन थी डिविजनल बेंच ने दी, वो डायरेक्शंस दी कि मॉर्टगेज प्रॉपर्टी जो है वो हैंड ओवर कर दी जाए विद ओरिजिनल प्रॉपर्टी डीड्स को अगर बॉरोवर जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं टोटल ऑफ सम ऑफ 65 लाख रुपीस ओनली। तो इस स्टेज पे ये देखा नोट किया गया कि 65,65,000 रुपए अमाउंट नहीं थे, रियलाइज नहीं थे, जो कि बेची गई थी मॉर्टगेज, जो रियलाइज थे बाय सेलिंग द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इन पब्लिक ऑक्शन। तो ये एक हाईएस्ट बिड थी बिफोर दी ऑक्शन प्रोसीडिंग्स वाज कंडक्टेड, इट वाज ओनली द हाईएस्ट बिड। यहाँ पे लिखा है ये सिर्फ एक हाईएस्ट बिड थी जो कि कंडक्ट की थी डीआरटी पास बाय द इंटरिम ऑर्डर के, और कहा कि डायरेक्शन दी कि हैंड ओवर कर दी जाए पोजेशन ओरिजिनल डीड्स ऑन द पेमेंट ऑफ रुपीज 48,65,000 रुपए, जो कि एक बेस प्राइस थी, विच वाज द सब्जेक्ट मैटर, डीआरटी का भी सब्जेक्ट मैटर था, लंगर सिंगल जज का भी था। अब यहाँ पे लिखा है कि बोरो ने डिपॉजिट नहीं किया और देयरफॉर द बोरो ने डिपॉजिट नहीं किया और एंड वाज नॉट रेडी टू डिपॉजिट द एंटायर अमाउंट, जो कि secured creditor with all cost and charges and expenses incurred by the secured creditor। तो यहाँ पे फिर it is not open for the secured creditor to sell, it was open for the secured creditor to sell the mortgage property which was put in as a security and realize the amount by selling in the public auction। तो आगे ये चीज बताई फिर उन्होंने कि अब यहाँ पे पॉइंट पे आता है कि जब अगर इवन अदरवाइज मेकिंग अगर पेमेंट अगर 65,65,000 की कर दी जाए अगेंस्ट द टोटल जो डेप्ट है 1,85,00,000 का 7 जनवरी 2013 का, द एंटायर लायबिलिटी जो स्टैंड करती है बोरोर की वो भी कंप्लीट नहीं होती है, कुड नॉट हैव सेट टू बी डिस्चार्ज। तो ऑक्शन जो है, ऑक्शन सेज ओनली अमाउंट ऑफ 71 लाख रुपीस एंड बैंक हैज रियलाइज्ड 71 लाख बाय सेलिंग द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। इन दैट केस आल्सो द लायबिलिटी जो बनती है बोरोर की to pay the balance amount will
कंटिन्यू, विल स्टिल कंटिन्यू। देखिए यहाँ यही बताया, अगर वो प्रॉपर्टी को बेच भी दिया जाता है 71 लाख में, तो अमाउंट है 1,85,00,000 कुछ थाउजेंड्स का, उसके बाद भी अगर बैंक बेच देता है प्रॉपर्टी को 71 लाख का, तब भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी को अगर बेच देने के बाद भी इट कैन नॉट बी सेड कि बॉरोवर जो है पूरी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा जो आउटस्टैंडिंग थी अगेंस्ट थी। तो फिर ऐसे में बताया कि लायबिलिटी ऑफ द बॉरोवर विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंस अमाउंट फिर भी कंटिन्यू रहेगी, स्टिल भी कंटिन्यू। तो इसलिए डिविजनल बेंच का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो एरर था इन की डायरेक्शन देना कि रिलीज कर दो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को और हैंडओवर कर दो पोजेशन को, और बॉरोवर ने पेमेंट की है सिर्फ 65 लाख रुपए, 65,65,000 रुपए तक की। तो ऐसे में रेपुटेशन ये निकल के आया कि बैंक ने ऑलरेडी इनिशिएट कर दी थी प्रोसीडिंग्स सेक्शन 13 के, और पोजेशन जो थी वो ऑलरेडी बैंक ने ले ली थी बाय द बैंक अंडर सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट में। और यहाँ पे ये बताया कि बॉरोवर जो था वो उसको अगर चाहिए प्रोसीडिंग चाहिए थी वो लिखा कि देयर आफ्टर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी वाज पुश्ड टू बी सेल बाय पब्लिक ऑक्शन के निकाला गया, और एट दैट स्टेज में बॉरोवर ने उस ऑक्शन को रोकने की कोशिश की और रिस्ट्रेन किया, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर बैंक को फ्रॉम सेलिंग द प्रॉपर्टी। इस सिचुएशन में क्रेडिटर जो है सिर्फ रिस्ट्रेन तभी कर सकता है कि अगर बॉरोवर जो है वो डिपॉजिट कर दे इंटायर ड्यूज, सारा का सारा जितना भी ड्यूज है 1,85,87,218 रुपए 80 पैसा, ये सारा पैसा अगर वो डिपॉजिट कर देता है तभी वो जो है ऑप्शन को रोक सकता है। तो इसलिए डीआरटी का जो ऑर्डर था कि इंटरिम रिलीफ पेंडिंग है सेक्शन वाज नॉट जस्टिफाइड, वो जो ऑर्डर था इंटरिम ऑर्डर का जो कि जस्टिफाइड नहीं था इन डायरेक्शन देने के लिए कि रिलीज कर दो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, और सिर्फ 48,65,000 रुपए में, 48,65,000 में, और जो बेस प्राइस थी रिजर्व प्राइस थी। तो डिविजनल बेंच का भी जो ऑर्डर था हाईकोर्ट का कि 65,65,000 में रिलीज कर दी जाए, जो कि हाईएस्ट बिड रिसीव हुई थी 71 लाख की, जो कि मटेरियलाइज नहीं थी, जो विच वाज नॉट मटेरियलाइज एज हाईएस्ट बिडर, जो फॉरवर्ड सामने नहीं आए। तो अंटिल this may borrower was ready to deposit the entire amount paid together with all cost and expenses with the secured creditor, borrower cannot be discharged। यहाँ पर ये निकल के आया कि borrower जो है वो तभी entire liabilities जितनी आउटस्टैंडिंग है वहां से भी डिस्चार्ज नहीं हो सकते। तो ऐसे में करते हुए डिविजनल बेंच का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि टू डिस्चार्ज हैंड ओवर द प्रॉपर्टी करने का, उसे सेटिसाइड कर दिया, और सिंगल जज थे उन्होंने जो एकदम सही निर्णय लिया था, जिन्होंने सेट असाइड कर दिया था डीआरटी और डीआरएटी के ऑर्डर को कि कंसीडरिंग कि ये टोटली अगेंस्ट है सेक्शन 13(8) ऑफ सरफेसी एक्ट। इसलिए सिंगल जज का ऑर्डर एकदम करेक्ट था, उन्होंने सेट असाइड कर दिया था डीआरएटी का, और डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर था वो जो इंटरफेयर किया और सिंगल जज के ऑर्डर को, वो एरर था और एंड हैज एरर्ड, और डायरेक्शन भी देना भी एररनेस था, एरर था, और पोजेशन अलोंग विद द ओरिजिनल टाइटल डीड सिर्फ 65 लाख रुपीज 65,000 में देना एक एरर था। तो इसमें डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया, सिंगल जज के ऑर्डर को रिस्ट्रेन कर दिया, और बाद में थोड़ी सी दूसरी डायरेक्शंस दी थी, उससे हम कंसर्न नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स तक का ही था, ये डीआरटी का मतलब जो जजमेंट थी वो लीगल एस्पेक्ट्स को समझने में काफी हेल्पफुल थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे, नए नए जजमेंट्स के साथ हम आपके समक्ष आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।